जय हिंद दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपना पहला चैप्टर भारत का सामान्य ज्ञान कल कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम कल का जो पढ़ा हुआ है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि जो भारत है उसका ग्लोब पर स्थिति क्या है। दोस्तों, जो भारत है उसकी ग्लोब पर स्थिति, भारत की हमने ग्लोब पर स्थिति देखी थी। तो ग्लोब पर भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके पश्चात हमने भारत को मानचित्र पर देखा था कि भारत की मानचित्र पर स्थिति क्या है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी वह दक्षिण एशिया में स्थित है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भारत जो है एक विशाल देश होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात हमने देखा था कि दक्षिण एशिया के कुछ और भी देश हैं जिनके नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। उसके पश्चात दोस्तों हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का देशांतरीय विस्तार था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट। इसके पश्चात दोस्तों हमने भारत के पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखा था। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु था हमारा किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौहर माता, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हमने देखा था सबसे उत्तरी बिंदु जो था हमारा इंदिरा कौल, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु हमने भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखा था कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो वह था इंदिरा पॉइंट, जिसे हमने पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित था। दोस्तों, इसके पश्चात हमने भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी देखी थी, जिसका मान था 29-33 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की स्थिति देखी थी, जिसका मान था हमारा 32-14 किलोमीटर। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा था कि जो भारत है उसका क्षेत्रफल था हमारा 32-87-263 किलोमीटर, 32-87-263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और संपूर्ण विश्व का 2.43% अपने पास रखता है। उसके पश्चात दोस्तों हमने भारत के कुछ राज्यों के बारे में जाना था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, वो भी देखा था। उसके पश्चात हमने देखा था कि भारत के साथ कितने पड़ोसी देश सीमा रेखा बनाते हैं। उसके पश्चात दोस्तों हमने भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा देखी थी, जिसका मान था 12 समुद्री भारत को इस क्षेत्र पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके पश्चात हमने देखा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसकी आधार रेखा से दूरी 200 समुद्री मील है। दोस्तों, अब हम आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे
कर्क रेखा और मानक समय रेखा। दोस्तों, जो कर्क रेखा है उसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यह कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो भारत का विस्तार है वो 2 कटिबंधों में आता है। एक कटिबंध है हमारा उष्ण कटिबंध और दूसरा है हमारा उपोष्ण कटिबंध। किंतु फिर भी भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, जो भारत कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका अध्ययन हम अभी मैप पर देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो मानक समय रेखा है उसका मान होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और जो भारत की मानक समय रेखा है इसका समय जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच लाइन है, इस पर जो समय है उसके समय से भारत के मानक समय रेखा का समय 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों, अब हम इन दोनों रेखाओं को मैप पर देख लेते हैं। दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है हमारा राजस्थान, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा है हमारा झारखंड, छठवां है हमारा पश्चिम बंगाल, सातवां है हमारा त्रिपुरा और आठवां है हमारा मिजोरम। दोस्तों, कर्क रेखा जो है हम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके पश्चात हम मानक समय रेखा की देखते हैं जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जो कर्क रेखा और मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। छत्तीसगढ़ के भी सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा भारत की भूगर्भिक संरचना। दोस्तों,
भूगार्भिक संरचना का अध्ययन करने से पहले हमें भूगार्भिक संरचना की उत्पत्ति को समझना होगा। दोस्तों, अब हम इसकी उत्पत्ति को समझेंगे। इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए भूगार्भिक संरचना का जो इतिहास है भारत का जो भूगार्भिक इतिहास है, इसको हमने 5 कल्पों में विभाजित किया है। ये कल्प कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला कल्प है हमारा एजोइक, जिसमें केवल अजैविक घटक हुआ करते थे, इनमें जैविक घटकों का अभाव था। दूसरा हमारा कल्प है पैलियोजोइक। तीसरा हमारा है मेसोजोइक। चौथा हमारा है सेनोजोइक और पांचवा है हमारा नियोजोइक। दोस्तों, इन कल्पों को हम महाकल्प भी कहते हैं। इसके अलावा इन महाकल्पों में भी कुछ युग हैं। इसके अंतर्गत कुछ युग हैं जिनकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी, उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। बाकी सारे और बाकी के शेष जो युग हैं उनका अध्ययन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, जो एजोइक कल्प है इसमें पेंजिया का निर्माण हुआ था। दोस्तों, ये पेंजिया क्या है? दोस्तों, पेंजिया स्थल भाग है जिसमें जो हमारे स्थल खंड है, जो हम महाद्वीप दिखते हैं अलग अलग, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और हमारा यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी एक ही भाग थे। उस एक भाग को ही हमने, स्थल भाग को हमने पेंजिया नाम दिया था। इसके पश्चात एक युग आता है हमारा ट्रियासिक। ट्रियासिक काल जो है मेसोजोइक महाकाल्प के अंतर्गत आता है। ट्रियासिक युग जो है मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है और इस युग में पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हुआ था, जिसका उत्तरी भाग को हमने कहा था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हमने कहा था गोंडवाना लैंड। इसके पश्चात दोस्तों एक युग फिर से हुआ जिसका नाम था जुरैसिक। जुरैसिक युग भी दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है और इस जुरैसिक युग में फिर से गोंडवाना लैंड का और अंगारा लैंड का विभिन्न भागों में विभाजन हुआ। अंगारा लैंड का जो है विभाजन हुआ था हमारा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया 2 भागों में। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड था इसका विभाजन भी हुआ था। इसका विभाजन हुआ था हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इसके बाद हमारा
अंटार्कटिका और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वह भी गोंडवाना लैंड का भाग था। दोस्तों हम अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों अब हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। दोस्तों जो भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने के लिए, जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति में भिन्नता है और इसी के आधार पर भारत में जो है प्राचीनतम और नवीन चट्टानें मिलती हैं। दोस्तों अब हम भारत की भूगर्भिक चट्टानों को अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी पहली चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरी है हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें और तीसरी है हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। दोस्तों जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ था। दोस्तों जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यह सबसे प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का भी अभाव होता है। इसके अतिरिक्त इसमें धात्विक खनिज के साथ साथ हमें बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं
ये मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार में मिलती हैं। इसके पश्चात हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनके अपक्षय एवं अपरदन से अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित होती हैं। दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। अब हम देखेंगे कि ये अपरदन और निक्षेपण क्या है। जो अपरदन और निक्षेपण है यह बहिर्जात बल से संबंधित दो प्रक्रिया हैं। जिसमें बहिर्जात बल जैसे कि हवा और पानी के द्वारा भू आकृतियों का क्षय होता है, और दोस्तों जो निक्षेपण है इसके अंतर्गत जो अपरदित कण है वह उनका एक जगह निक्षेपण होता है और वह एक नवीन आकृति का निर्माण करती हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह भी प्राचीनतम चट्टानें हैं। दोस्तों, इनमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के अभाव के दो कारण हैं। पहला तो है इस समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लंबे समय के कारण इनके जीवाश्म नष्ट हो गए। दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इनमें हमको धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। इसमें हमें इसमें केवल धात्विक खनिज ही प्राप्त होते हैं, जैसे सोना, लोहा और मैग्नीज। इसमें केवल हमें धात्विक खनिज ही प्राप्त होते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा नामक जिले में मिलती हैं।
इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जबलपुर के सोनसर श्रेणी में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात हम कुटप्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। दोस्तों, जो कुटप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनमें भी जीवाश्म का अभाव होता है और इसमें हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो कुटप्पा क्रम की चट्टानें हैं यह हमें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक जिले में प्राप्त होती हैं। दोस्तों, अब हम अपनी अगली चट्टान पर चलते हैं जिसमें हमारी अगली चट्टान है विंध्य क्रम की चट्टान। दोस्तों, इसका निर्माण छिछले सागर और नदियों की के तलछट के निक्षेपण से हुआ है। जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं यह इनमें जीवाश्म पाया जाता है। इसके अलावा बिंद क्रम की चट्टानें हमें मालवा के पठार, सोन नदी घाटी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिलती हैं। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में पन्ना जो स्थित है जहां से हमें हीरा प्राप्त होता है यह भी बिंद क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। इसके अलावा जो गोलकुंडा की हीरे की खान है यह भी बिंद क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। बिंद क्रम की चट्टानों के पश्चात हम देखते हैं कि एक और चट्टान मिलती है हमें, वह है गोंडवाना क्रम की चट्टान। दोस्तों, इसका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। दोस्तों, जो हमारा
कार्बोनिफेरस युग है वह हमारा पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दरारों और भ्रंशों का निर्माण हुआ था, जिसमें वनस्पति के दब जाने के पश्चात उस वनस्पति का स्वरूप में परिवर्तन होकर वह कोयले के रूप में निर्मित हो गई। अतः जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें हमको कोयला मिलता है। दोस्तों, भारत का 98% कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं यह मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में मिलती हैं। इसके पश्चात दोस्तों अगली चट्टान है हमारी दक्कन ट्रैप। दोस्तों, इन चट्टानों का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था, जो हमारा मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। यह जो है मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो दक्कन ट्रैप है की चट्टानें हैं इनका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से हुआ है। दोस्तों, इनमें बेसाल्ट चट्टानें भी इन्हें बेसाल्ट चट्टानें, ये चट्टानें जो हैं बेसाल्ट के रूप में भी मिलती हैं। दोस्तों, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं इन्हीं से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है, जिसे हम रेगुर और कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दक्कन ट्रैप की चट्टानें हमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती हैं। दोस्तों, इसके पश्चात हमारी अगली चट्टान है टर्शियरी क्रम की चट्टान। दोस्तों, इस चट्टान का जो निर्माण है
वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। दोस्तों, टर्शियर क्रम की चट्टान का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। दोस्तों, जो टर्शियर क्रम की चट्टान है यह हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है। इसके पश्चात हमारी अगली चट्टान है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। दोस्तों, जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं यह हमें गंगा और सिंधु के मैदानी भागों में मिलती हैं। दोस्तों, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण न्यूजोइक महाकल्प में हुआ है। दोस्तों, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें जो है जलोढ़ मृदा के रूप में निर्मित होती हैं, जिसमें जो हमारी नवीन जलोढ़ मृदा है दोस्तों उसे खादर के नाम से जाना जाता है, और जो हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा भूगर्भ भारत की भूगर्भिक संरचना कंप्लीट होती है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।